हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान खंडेलवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम हमारे पूरे प्रीलिम्स 2027 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के तौर पर कर रहे हैं। दोस्तों आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को, जो कि न्याय बैच के अंतर्गत होने वाली है आपकी चौथी क्लास यानी कि 4th क्लास। आइए कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले न्याय बैच क्या है वो तो आप सभी को पता है। 2025 और 26 में प्रीलिम्स के लिए शुरू किए गए क्रांति बैच का उत्तराधिकारी न्याय बैच, और भी नया, और भी पूरा, और भी अच्छा, और भी शानदार। ठीक है, उसके बाद फिर प्रीलिम्स की सभी 10 यूनिट्स को हाई क्वालिटी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कवर करवाया जाएगा। बट यहां एक क्वेश्चन का मतलब एक नहीं, एक क्वेश्चन 4 के बराबर होगा, और इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि जो क्वेश्चंस आप यहां पर सॉल्व करें वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली सामने हो। ठीक है, यहां पर आपसे कुछ इन्फिनिटी प्लस बैच के बारे में आपसे बताया जा रहा है। दोस्तों एकेएस सिविल एकेडमी का ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसे परचेस करके आप अपने मेंस की तैयारी को 7वें आसमान पर पहुंचा सकते हैं। पूछे कैसे? तो ये आप कैसे कर सकते हैं कि यहां पर आपको पूरा मेंस बाइलिंगुअली दोनों ही भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी में, रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स के तौर पर और लाइव आंसर राइटिंग, लाइव क्वेश्चन आंसर राइटिंग के तौर पर आपको पूरे पेन्स की राइट फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 6 की तैयारी करवाई जा रही है, जो कि इतिहास में 1956 के बाद कभी नहीं हुआ, लेकिन ये अब हो रहा है एकेएस एकेडमी के इन्फिनिटी प्लस बैच के अंदर। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल होगी। उसके बाद इसके अंतर्गत आपको ये सुविधाएं दी गई है, और एक सबसे बम्पर ऑफर आपके लिए अनलॉक किया गया है, वो है इसका फ्री मटेरियल। जितने भी क्वेश्चंस हम यहां पर लगाएंगे उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी, जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये व्हाट्सएप है, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधा हमारे मेंटोर का व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आप अपनी कोई भी क्वेरी उनसे पूछ सकते हैं, राइट, जो कि एमपीपीएससी सिलेबस करिकुलम से या टेस्ट सीरीज से या ऐप से संबंधित हो। आगे आपको एकेएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप चीजों से हमेशा अपडेटेड रहो, और आपको फिर मेंस पढ़ने के, यानी कि आपको फिर प्रीलिम्स में अलग से करंट अफेयर्स की किताबों के लिए पूरे भंवरकुआं के चक्कर ना लगाने पड़े। आपको सारे करंट अफेयर से टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करा दिया जाएगा। दोस्तों 25-26 के मेंस में अभी जो 26 वाला प्रीलिम्स हुआ था, 18 से 20 क्वेश्चन सीधा एकेएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज से और क्रांति बैच से उठकर आए थे, जिसका लाइव प्रमाण आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम चौथी क्लास में इतिहास में अन्य चीजों के बारे में जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, परमार्दी देव चंदेल ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? परमार्दी देव चंदेल जो है वो चंदेल राजवंश के अंतिम महान शासक थे। उन्होंने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? तो इस डायनेस्टी की जो पहली कैपिटल है, इस डायनेस्टी की जो पहली कैपिटल है वो क्या थी? खजुराहो। जो किसने बनाई थी? नन्नुक ने। किसने दोस्तों? नन्नुक ने। फिर इस डायनेस्टी की कैपिटल शिफ्ट की थी अपने आप को स्वतंत्र डिक्लेयर करने वाले चंदेल वंश के पहले शासक कौन? राजा धंगदेव। राजा धंगदेव, ठीक है, ध्यान रखना है। सेकंड कैपिटल राजा धंगदेव, कहां पर? कलिंजर। इस डायनेस्टी की तीसरी कैपिटल महोबा में परिमल देव या परमार्दी देव के द्वारा बनाई गई थी। तो आंसर इज महोबा। आंसर इज महोबा। आप सभी को पता होना चाहिए परमार्दी देव के 2 सेना नायक थे, जिनका नाम था आल्हा और उदल, जो कि पृथ्वीराज चौहान से 1182 में महोबा के युद्ध, बैटल ऑफ महोबा, महोबा के बैटल में युद्ध करते वक्त मारे गए थे। इन्होंने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी थी और सारी लड़ाइयों को जीता था, लेकिन अंतिम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से लड़ते वक्त ये दोनों सेनापति वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद क्या ध्यान रखना है? खजुराहो फर्स्ट कैपिटल, सेकेंड कैपिटल कालिंजर, थर्ड कैपिटल महोबा, जो परमार्दी देव ने बनाई थी। आगे देखिए लिखा है महोबा
सैन्य राजधानी परमार्दी देव ने अपनी सैन्य राजधानी महोबा को बनाया था। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर बुरी तरह लूटपाट की थी और इसी में उन्होंने आल्हा और उदल जो परमार्दी देव के दो सेना नायक थे उन्हें मार भी दिया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है परमार्दी देव के दरबार में जगनिक, कवि जगनिक को राजाश्रय प्राप्त था, जिन्होंने दो प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। एक लिखा था इन्होंने परिमल राजसो, एक लिखा था इन्होंने परिमल राजसो और एक लिखा था इन्होंने आल्हा खंड, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा है। ठीक है, क्लियर है? आगे नेक्स्ट है कच्छप घात राजवंश ने कहां शासन किया? कच्छप घात डायनेस्टी, तो ये कच्छप घात जो डायनेस्टी है जिसे हम कछवाहा डायनेस्टी भी कहते हैं, इसने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शाखा किया? तो इस डायनेस्टी की 3 ब्रांचेस होती थी, जिसमें पहली ब्रांच थी ग्वालियर सिहुनिया ब्रांच, दूसरी ब्रांच थी नरवर जिसकी कैपिटल थी शिवपुरी, इसकी कैपिटल थी मुरैना के पास सिहुनिया, क्या थी? सिहुनिया। और इसकी जो तीसरी शिवपुर ब्रांच थी उसकी कैपिटल थी शिवपुर, उसकी कैपिटल क्या थी? शिवपुर। तो आपसे पूछा जा रहा है कच्छप घाट डायनेस्टी ने कहां शासन किया? तो ग्वालियर सिहुनिया ब्रांच, नरवर शिवपुरी ब्रांच, दूबकुंड शिवपुर ब्रांच, उपरोक्त सभी, ऑल द एबव। ठीक है, ध्यान रखना है। सिहुनिया ब्रांच के फाउंडर थे वज्र दामन। कौन थे? वज्र दामन। उसके बाद नरवर शिवपुरी ब्रांच के फाउंडर थे सुमित्रा। कौन? सुमित्र। उसके बाद शिवपुर ब्रांच के कौन थे? तो शिवपुर ब्रांच के हमारे फाउंडर थे युवराज। ठीक है, इसी कच्छप घाट डायनेस्टी के शासकों ने ग्वालियर में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे सास बहू का मंदिर भी बोला जाता है। सहस्त्रबाहु मंदिर मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण भी इसी शासकों ने करवाया था, जो कि मुरैना के मितावली ग्राम में स्थित है। मुरैना के मितावली ग्राम में स्थित है। शैव धर्म की पूजा से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलो ये भी जान लो कि कौन से कच्छप घाट शासक ने? कच्छप घाट शासक देवपाल ने। कच्छप घाट शासक देवपाल ने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण मुरैना के मितावली गांव में करवाया था। ये मंदिर शैव धर्म की पूजा से संबंधित है और संसद भवन के लिए इसका जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, वो संसद भवन के आर्किटेक्चर के लिए प्रेरणा स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रही है। तो ग्वालियर सिहुनिया ब्रांच, वज्रदामन फाउंडर, नलपुर शिवपुरी के सुमित्र और शिवपुर के युवराज। इसी डायनेस्टी के शासक जिनका नाम था महीपाल कच्छप घाट शासक ने सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सास बहु मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। भगवान विष्णु से संबंधित यह मंदिर है, जो कि उनके सहस्त्रबाहु रूप की जानकारी देता है। और 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, तो आंसर ऑल द अबव। क्लियर? आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कनिंघम, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कच्छप घाट डायनेस्टी? अब अलग अलग ब्रांचेस के हमने फाउंडर पढ़ लिए कि ग्वालियर सिहुनिया के फाउंडर वज्रदामन, सुमित्रा और युवराज, लेकिन कनिंघम के अनुसार इस डायनेस्टी के सबसे पहले फाउंडर कौन थे? द आंसर इज सूरज सेन। द आंसर इज सूरज सेन। इन्हें सूर्य नृप भी कहा गया है, सूर्य नृप या सूर्य नरेश भी कहा गया है। तो आंसर इज राजा सूरज सेन। मुरैना कुंतवार वाले रीजन पर शासन करते थे, बाद में ग्वालियर क्षेत्र पर शासन किए। क्लियर है? आगे
ग्वालियर स्थित सास बहू के मंदिर में किसकी प्रतिमा है? तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मंदिर है वो किससे संबंधित है, किस धर्म की पूजा से संबंधित है? तो ये मंदिर वैष्णव धर्म की पूजा से संबंधित है। भगवान विष्णु के सहस्त्र बाहु रूप की जानकारी मिलती है। बाद में उस मंदिर का नाम सास बहू पड़ गया। ठीक है, सास बहू की फोटो नहीं बनी है उसमें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली सास बहू की, उसमें भगवान विष्णु की सहस्त्र बाहु के रूप में प्रतिमा है। तो व्हाट इज द आंसर? लॉर्ड विष्णु। ठीक है, देखो ग्वालियर स्थित सारा यह मंदिर भगवान विष्णु की सहस्त्र बाहु प्रतिमा के रूप में स्थापित है। बाद में विरूपित शब्द के रूप में सास बहू मंदिर इसे कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब हम इंसान हैं, हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखो, बटियागढ़ अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो बटियागढ़ अभिलेख से तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। तुगलक वंश से संबंधित 2 इंस्क्रिप्शन हैं। एक है हमारा दमोह का बटियागढ़ अभिलेख, दमोह का बटियागढ़ अभिलेख, बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन, और एक है सागर का दुल्लनीपुर इंस्क्रिप्शन। एक है दमोह का बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन और एक है सागर का दुल्लनीपुर इंस्क्रिप्शन। तो जो दमोह का बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन है वहां से हमें ग्यासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है, ग्यासुद्दीन तुगलक की, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। और दुल्लनीपुर सागर इंस्क्रिप्शन से हमें फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिलती है, फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिलती है। क्लियर है? क्लियर है? तो बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन दमोह से तुगलक वंश की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है। और दुल्लनीपुर इंस्क्रिप्शन सागर से हमें फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना है। तुगलक वंश की ग्यासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुल्लनीपुर इंस्क्रिप्शन सागर में है। कहां पर है उनका जो जिक्र है? वो दुल्लनीपुर इंस्क्रिप्शन सागर में। ठीक, आगे, दिलावर खान गोरी का वास्तविक नाम क्या था? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये दिलावर भाई साहब थे कौन। तो ये थे मालवा सल्तनत के संस्थापक, फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत, मालवा सल्तनत के संस्थापक। ठीक है, 1401 से 1406 तक ये इन्होंने क्या किया? सुल्तान के रूप में शासन किया। यानी पहले ये तुगलक के अधीन थे, बाद में जब दिल्ली में तुगलक डिक्लाइन होने लगे तो इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। ठीक, इनका वास्तविक नाम था हुसैन शाह, हुसैन शाह। क्या नाम था? हुसैन शाह। इसके बाद इन्होंने धार की लाट मस्जिद का निर्माण करवाया था, धार की लाट मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। तो हु इज द फाउंडर ऑफ मालवा सल्तनत? दिलावर खान गोरी। वास्तविक नाम हुसैन शाह, हुसैन शाह। लाट मस्जिद का निर्माण कहां है? लाट मस्जिद धार में है। दिलावर खान गोरी का वास्तविक नाम हुसैन था। वह अपने माता की ओर से दमिश्क के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का वंशज था। ठीक, आगे, अल्प खान किसका वास्तविक नाम था? इनके बेटे होशंग शाह का। दिलावर खान के बेटे होशंग शाह का वास्तविक नाम अल्प खान था। किसका नाम था? किसका वास्तविक नाम अल्प खान था? होशंग शाह का। किसका? होशंग शाह का। ठीक है, इन्होंने शासन किया था कहां पर? इन्होंने सबसे पहले राजधानी, जैसे इनके पिताजी जिन्होंने मालवा सल्तनत की स्थापना की, राजधानी धार को बनाया, इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की और राजधानी कहां शिफ्ट कर ली? मांडू। इनके समय पर मांडू को शादियाबाद कहा जाता था। इन्होंने मांडू का नाम परिवर्तित करके उसका नाम शादियाबाद रख दिया था। फिर इसके बाद इन्होंने किसका? होशंगाबाद, इन्होंने होशंगाबाद भी नाम रख दिया था। किसका? नर्मदापुरम का। पहले होशंगाबाद का नाम यही होता था, लेकिन होशंग शाह ने बदलकर होशंगाबाद रख दिया था अपने नाम पर, लेकिन अब वापस से इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है।
ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने अशरफी महल, मांडू में अशरफी महल, मांडू में अशरफी महल और मांडू में जामी मस्जिद, जामी या जामा मस्जिद की नींव रखवाई थी। दोनों की क्या रखवाई थी? नींव रखवाई थी। इन दोनों का जो कंप्लीशन है, इन दोनों का जो कंप्लीशन है या पूर्ण निर्माण है वो किसने करवाया था? महमूद खिलजी, मालवा के खिलजी महमूद खिलजी। ठीक है, ध्यान रखना है। इन्होंने विशाल राजा भोज द्वारा बनवाए, राजा भोज द्वारा बनवाए साइक्लोपियन डैम को भी नष्ट कर दिया था। साइक्लोपियन डैम को नष्ट कर दिया था। साइक्लोपियन डैम को भी इन्होंने नष्ट कर दिया था। तो ध्यान रखना है, राजधानी धार से मांडू, होशंगाबाद का नाम पहले नर्मदापुरम था, इन्होंने बदलकर वापस होशंगाबाद रखा। अशरफी महल की नींव रखी, जामी मस्जिद की नींव रखी। इन दोनों का कंप्लीशन बाद में महमूद खिलजी ने करवाया था। राजा भोज के द्वारा बनाए गए साइक्लोपियन डैम को भी इन्होंने क्या किया? तोड़ दिया, तोड़वा दिया। तो व्हाट इज द आंसर? होशंगसा गौरी। ठीक है, होशंगसा गौरी। आगे बढ़े, देखते हैं। नेक्स्ट है, हु कंस्ट्रक्टेड कलियादेह पैलेस एट उज्जैन। उज्जैन के कलियादेह पैलेस का निर्माण किसने करवाया? नासिर शाह, नासिर शाह खिलजी। कौन थे ये? खिलजी। ये अधिकतर समय ग्वालियर में ही रहे और सॉरी उज्जैन में ही रहे। इनकी मृत्यु भी जल्दी हो गई और उज्जैन में ही इन्होंने कलियादेह पैलेस का निर्माण करवाया था। तो मैडम कुछ चीजें महमूद खिलजी के बारे में भी बता दो। तो बिल्कुल हम यहां पर आपको बता देते हैं महमूद खिलजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जो मालवा के खिलजी वंश है उसके संस्थापक थे, मालवा के खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने वही जो हमारा अशरफी पैलेस और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का क्या करवाया? कंप्लीशन करवाया, जिसकी नींव किसने रखी थी? होशंगसा गौरी ने। इन्होंने मांडू में होशंग शाह का मकबरा भी बनवाया, होशंग शाह का मकबरा, जो कि मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। क्या कहलाता है? एमपी का ताज महल। किसका मकबरा? होशंग शाह का। कहां स्थित है? मांडू में। किसने बनवाया? महमूद खिलजी ने बनवाया। महमूद खिलजी और राणा सांगा, राणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी, दोनों के बीच में 1437 में सारंगपुर की लड़ाई हुई थी। कौन सी? सारंगपुर की लड़ाई। दोनों के बीच में सारंगपुर की लड़ाई हुई थी। दोनों ने ही अपने आप को विजयी घोषित किया था और अपने अपने विजय की खुशी में दोनों ने ही विजय कीर्ति स्तंभ बनवाए थे। राणा कुंभा ने विजय कीर्ति स्तंभ बनवाया था किसके उसमें? तो अपनी जीत में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ के किले पर। आज भी आप जाओगे तो देखने को मिलेगा। महमूद खिलजी ने कहां बनवाया था? मांडू में। लेकिन किसी कारणवश महमूद खिलजी के द्वारा बनाया गया जो विजय कीर्ति स्तंभ है वो टूट गया। ठीक, तो ध्यान रहेंगी इतनी चीजें। अशरफी महल, जामा मस्जिद का कंप्लीशन, होशंग शाह का मकबरा और बैटल ऑफ सारंगपुर। कब? 1437। 3 बैटल हुए थे सारंगपुर के, एक 1437, एक 1561 में। कब हुआ था? 1561 में हुआ था सारंगपुर की लड़ाई, बाज बहादुर और आजम खान। आगे अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक हुआ था 1724 में मुगल और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठाओं की जीत हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे।
तो नासिर शाह निर्माण करवाया, उज्जैन के निकट ही इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द गुजराती रूलर बहादुर शाह अटैक मांडू, किसके शासनकाल के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मांडू पर आक्रमण किया था? द आंसर इज महमूद शाह द्वितीय। पहले थे महमूद खिलजी, फिर हुए हमारे ग्यासुद्दीन खिलजी, फिर हुए नसीरुद्दीन खिलजी, लास्ट हुए कौन? महमूद शाह द्वितीय या महमूद खिलजी द्वितीय, जिनके समय पर गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ और ये हार गए थे। क्या हो गए? हार गए। तो किसका कब्जा हो गया मांडू में? बहादुर शाह का। किसका हो गया? बहादुर शाह का। अच्छा, हमने इन सब के बारे में पढ़ा। मैडम आपने ग्यासुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, देख लेते हैं इन्हें भी। इन्होंने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस खिलजी शासक, मालवा के किस शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया? द आंसर इज ग्यासुद्दीन खिलजी। इन्होंने मांडू में किसका निर्माण करवाया? इन्होंने मांडू में किसका निर्माण करवाया? देखिए, हिंडोला महल, जहाज महल, चंपा बावड़ी का निर्माण इन्होंने कराया था। क्लियर है? इतनी चीजें, मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध, हिंडोला महल, जहाज महल और चंपा बावड़ी का निर्माण। किस शासक के समय बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था? महमूद शाह द्वितीय के समय। आगे देखो, बायजिद खान किसका वास्तविक नाम था? अल्प खान किसका था? होशंग शाह। हुसैन किसका था? दिलावर खान। बायजिद खान किसका था? बाज बहादुर। वास्तविक नाम किसका? बाज बहादुर का। क्या था? बायजिद खान। वही बाज बहादुर है जिन्होंने, देखो यहां पे लिखा है, रानी रूपमती से प्रेम में पड़े और उनके लिए रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण करवाया था। रानी रूपमती रोज नर्मदा नदी की पूजा करती थी। वो बोली, बाज बहादुर हम तुमसे एक ही शर्त में शादी करेंगे कि तुम ऐसा चीज महल हमारे लिए बनवाओ जिससे हमको रोज नर्मदा दर्शन हो सके। तो उन्होंने नर्मदा कुंड और रानी रूपमती पैलेस बनवाया, जहां से क्या दिखती थी? नर्मदा नदी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मांडू में रेवा कुंड और रूपमती महल किसने बनवाया? बाज बहादुर ने। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ के सारंगपुर में स्थित है। क्या हुआ था? जब अकबर ने अपने सेनापति आजम खान के नेतृत्व में 1561 में सारंगपुर की लड़ाई में, कहां पर? सारंगपुर की लड़ाई पर किस पर अटैक किया? बाज बहादुर पर। तो बाज बहादुर भाग गए, ठीक है, और रानी रूपमती ने क्या किया? अंगूठी का हीरा निकाल के जहर खा के, मतलब खा लिया उन्हें, और उन्हें शहीद ए वफा कह दिया गया, यानी प्रेम में मरने वाली, शहीद ए वफा। ठीक है, और आशिक ए सादिक किसे कहा गया? बाज बहादुर को। जब रानी रूपमती मर गई, तब जब पता चला ये बात बाज बहादुर को, तो वो भी उनकी कब्र में आकर अपने प्राण त्याग कर दिए। बाद में अकबर को अपने इस अभियान पर पछतावा भी हुआ था। तो ध्यान रखना है, मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था? बाज बहादुर। हु इज द लास्ट सुल्तान रूल्ड मालवा? बाज बहादुर। वास्तविक नाम बायजिद खान। बैटल ऑफ सारंगपुर बिटवीन बाज बहादुर एंड मुगल सूबेदार आजम खान, तो ध्यान रखना है 1561 में हुआ था। किसकी पराजय? बाज बहादुर की। दोनों क्या हो गए? शहीद। दोनों की समाधियां कहां हैं? सारंगपुर में। आगे, रानी रूपमती व बाज बहादुर की समाधि देखिए लिखा है सारंगपुर में। आगे, अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बीरबल का जन्म सीधी में हुआ था। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म कहां हुआ था? तो सीधी में। फिर एक चीज और पूछी जाएगी, अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्यादा या प्याजा जो भी है, की कब्र कहां पर है? मुल्ला दो प्यादा की कब्र कहां पर है? तो कहां पर है? हांडिया विलेज, हरदा। कहां है? हांडिया विलेज, हरदा में।
अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहां पर है? हांडिया हरदा में। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म कहां हुआ? सीधी में हुआ। ठीक है, आगे 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया? देखते हैं। जब 1527 में बाबर जो थे वो खानवा का युद्ध लड़ रहे थे, किसके साथ? मेवाड़ के राणा सांगा के साथ। तब मेदिनी राय ज्यादा होशियार बने और उन्होंने राणा सांगा की मदद की। बाद में राणा सांगा हार गए। अब बाबर ने कहा कि अब मेदिनी राय तुम्हें भी मजा चखाया जाएगा, और उन्होंने 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी राय को हराया। कौन से बैटल में? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। इस युद्ध में शेर शाह बाबर की ओर से लड़ा। बाबर की ओर से लड़ा। बाबर ने लाश की मीनारें बनवाई। लाश की मीनारें अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। राजपूत रानियों ने जौहर किया। राजपूत रानियों ने जौहर किया। तो बाबर ने किसे हराया? मेदिनी राय को। कब हराया? चंदेरी के युद्ध में, जो कब हुआ? 29 जनवरी 1528 में। इस युद्ध में बाबर की ओर से शेर शाह लड़ा। लाश की मीनारें बनवाई बाबर ने अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और राजपूत रानियों ने जौहर भी परफॉर्म किया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने दो बेटे हुमायूं और कामरान, बाबर के 4 बेटे थे, जिसमें से उनके 2 बेटे हुमायूं और कामरान की शादी उसने मेदिनी राय की दोनों बेटियों से कर दी थी। ठीक, आगे 1543 में शेर शाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस किले पर आक्रमण किया था? तो 1543 में शेर शाह सूरी ने मध्य प्रदेश में रायसेन के किले पर आक्रमण किया था और राजा पूरणमल की हत्या भी कर दी थी। राजा पूरणमल की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? शेर शाह सूरी ने मध्य प्रदेश पर किस पर आक्रमण किया? 1543 में रायसेन के किले पर, और राजा पूरणमल की हत्या कर दी थी। इसे काला धब्बा अभियान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे काला धब्बा अभियान भी कहा जाता है। उसके बाद कलिंजर के फोर्ट में 1545 में उक्का नामक आग्नेय यंत्र चलाते समय इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने आगरा से बुरहानपुर तक सड़कों का निर्माण करवाया था। आगरा से बुरहानपुर तक सड़कों का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो क्या ध्यान रखना है? रायसेन के किले पर राजा पूरणमल की हत्या 1543, काला धब्बा अभियान। आगे देखिए, द बैटल ऑफ मंदसौर इन 1535 इज फॉट बिटवीन होम। 1535 में मंदसौर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अब आप मुझे बताएंगे, है ना? तो आप एक चीज सुनिए। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो बहादुर शाह थे, कौन से बहादुर शाह? वो गुजरात वाले बहादुर शाह। गुजरात शासक बहादुर शाह किसके समय पर मांडू आए थे? तो महमूद खिलजी द्वितीय के समय पर, और उन्होंने उन्हें हरा दिया और कहां पर बैठ गए थे? मांडू में बैठ गए थे। ठीक, फिर तो कौन बैठ गया मांडू में? बहादुर शाह। ठीक है, कौन बैठ गया मांडू में? गुजरात के शासक बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के पीछे पीछे आए हुमायूं, कि मैं कैसे पीछे रहूं? तो यहां पर आए हुमायूं। ठीक है, यहां पर कौन आए? हुमायूं। अब दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ? तो ये दोनों आपस में भिड़ पड़े, और दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध कब हुआ? 1535 में। कौन जीत गया? हुमायूं जीते।
बहादुर शाह भाग गए या मारे गए। ठीक, तो बहादुर शाह का शासन था महमूद खिलजी को हराकर। उसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं ने बैटल ऑफ मंदसौर में 1535 में बहादुर शाह को हरा दिया और अपने सेनापति कादिर शाह को मांडू बैठाकर चले गए। अपने सेनापति कादिर शाह को मांडू में बैठाकर चले गए। फिर पीछे से दौड़ते हुए कौन आए? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। और जैसे ही यह बात कादिर शाह को पता चली, वो सीधा यहां से दुम दबा के भाग गए। तो मांडू में फिर किसका शासन हो गया? शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी ने अपने सेनापति शुजायत खान को मालवा वाले या मांडू में बैठाए और वो भी दिल्ली चले गए। ठीक है, शुजायत खान ने कहा हमें मांडू पसंद नहीं है, हम अपनी राजधानी बनाएंगे सारंगपुर। तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? सारंगपुर। फिर इनके बेटे आए जिनका नाम क्या था? बाज बहादुर। और बाज बहादुर मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान बने। अकबर ने इन्हें हरा दिया और बाद में वहां पर मुगलों का शासन हो गया था। क्लियर है? समझना है आपको। सबसे पहले बैटल ऑफ मंदसौर 1535। अरे ये तो बड़ा आसान है। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में हो गया। कौन जीता? हुमायूं जीता। अब हुमायूं खुद तो बैठेगा नहीं, दिल्ली में उसकी थ्रोन उसके इंतजार कर रही है। ठीक है, तो उसने क्या किया? अपने सेनापति, भैया तुम बैठो यहां पर, कादिर शाह को बैठा गया। कादिर शाह के समय शेर शाह सूरी आए। शेर शाह सूरी से डरकर कौन भाग गया? कादिर शाह। तो शेर शाह सूरी वहां पर कैप्चर कर लिए मांडू वाले रीजन को। अब उन्होंने क्या किया? वो भी अपने हेडक्वार्टर में चले गए, लेकिन यहां शुजायत खान को बैठा गए। शुजायत खान ने राजधानी मांडू से सारंगपुर स्थानांतरित कर दी। बाज बहादुर के समय भी राजधानी सारंगपुर ही थी। हम समझते हैं कि राजधानी सारंगपुर बाज बहादुर ने स्थानांतरित की, जबकि किसने स्थानांतरित की थी? शुजायत खान ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम सुल्तान बाज बहादुर हुए। बाद में अकबर ने इन्हें पराजित कर दिया। कब? 1561 में सारंगपुर की लड़ाई में, जिसमें फिर मुगलों का शासन यहां पर हो गया था। ठीक है, बाज बहादुर शाह और हुमायूं। फिर है 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था? अकबर का गोंडवाना अभियान 1564 में किसके खिलाफ था? जान लेते हैं किसके खिलाफ था। क्या रानी अवंतीबाई के खिलाफ था? नहीं। लक्ष्मीबाई, वो तो ग्वालियर में थी। बाज बहादुर, बिल्कुल नहीं, गोंड रीजन से वो है ही नहीं। कौन थी? रानी दुर्गावती गोंड। रानी दुर्गावती गोंड। कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ नर्रई घाटी, बैटल ऑफ नर्रई वैली। कब हुआ था? 24 जून 1564। मुगल सूबेदार असफ खान एंड रानी दुर्गावती। ठीक है, मुगल सूबेदार असफ खान एंड रानी दुर्गावती। तो क्या ध्यान रखना है रानी दुर्गावती के बारे में? सबसे पहले बैटल ऑफ नर्रई घाटी कब हुआ? 24 जून 1564 को। किसके किसके बीच में? मुगल सूबेदार असफ खान और रानी दुर्गावती के बीच में। कौन जीता? रानी दुर्गावती की पराजय हुई और उन्होंने खुद को आत्मशहीद कर लिया। तो वैसे तो रानी दुर्गावती अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपनी युद्ध तकनीकों की वजह से जीत रही थी। ठीक है, लेकिन उन्हीं के एक जमींदार ने उन्हें धोखा दे दिया। ठीक है, उन्हीं के एक जमींदार ने उन्हें क्या कर दिया? धोखा दे दिया। तो फिर क्या हुआ? वो अपने चारों तरफ से मुगलों के द्वारा घेर ली गई, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि वो कहां है। उस जमींदार ने बता दिया कि रानी कहां है। जब वो चारों तरफ से मुगलों से घेरा हुआ पाई, तो उन्होंने क्या किया? आधार सिंह कायस्थ की कटार लेकर अपने आप को आत्मशहीद कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें हमारे दुश्मनों को हाथ भी लगाने नहीं देना। ठीक है, तो आंसर क्या है? रानी दुर्गावती। कब हुआ? 24 जून 1564 में। ठीक है, आगे। ग्वालियर के शासक मान सिंह तोमर ने दिल्ली के किस शासक को 80 लाख टका उपहार में दिए थे?
आंसर है बहलोल लोधी। किसने दिए थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के समय जो मान सिंह तोमर थे, जो कि तोमर वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिन्होंने मान मंदिर की स्थापना करवाई, जिन्होंने बादलगढ़ महल बनवाया ग्वालियर में, जिन्होंने गुजरी महल म्यूजियम का निर्माण करवाया, वही मान सिंह तोमर जिन्होंने मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की थी। तो उनके समय पर बहलोल लोधी ग्वालियर की सीमा के निकट से गुजरे थे और उपहार के तौर पर वो उन्होंने क्या किया था? उपहार के तौर पर उन्होंने उनके लिए 80 लाख टका भिजवाए थे। ठीक, सिकंदर लोधी ने 5 बार मान सिंह तोमर पर आक्रमण किया, लेकिन एक बार भी वो सफल ना हो सके। बाद में इब्राहिम लोधी ने अंतिम तोमर शासक विक्रमजीत तोमर को हरा दिया, ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया और इब्राहिम लोधी फिर उनकी ओर से इब्राहिम लोधी की ओर से विक्रमजीत जो है फिर पानीपत के पहले युद्ध में पार्टिसिपेट भी किए, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, आगे। कलचुरी वंश के किस शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण हिंद नेपोलियन भी कहा जाता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं हिंद का नेपोलियन, राजा कर्णदेव, जिन्हें लक्ष्मी कर्ण भी कहा जाता है। हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा है, राजा कर्णदेव को। ठीक है, युवराज देव प्रथम, वही जिसके दरबार में कौन थे? राजशेखर, प्रसिद्ध कवि राजशेखर, जिन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? विद साल भंजिका। ठीक है, जिसमें युवराज देव प्रथम को उज्जयिनी भुजंग कहा गया है। उज्जयिनी भुजंग, ठीक है, ध्यान रखना है, उज्जयिनी भुजंग। क्लियर? तो राजशेखर किसके दरबार में? युवराज देव प्रथम कलचुरी के, विद्यसाल भंजिका में उन्हें उज्जयिनी भुजंग कहा है। किसने? राजशेखर ने। किसको? युवराज देव प्रथम को। गांगे देव के बेटे कौन? कर्णदेव, जिन्हें हिंद का नेपोलियन कहा गया। मैंने आपको बताया था इन्हें त्रिकलिंगाधिपति भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कलिंग के तीनों ही कैपिटल्स उत्कल, कौशल और कलिंग नगर को कैप्चर कर लिया था। ठीक, नेपोलियन त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मण कर्णदेव को उनकी विजयों के कारण हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने परमार राजा भोज और चंदेल कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। इनका साम्राज्य कलचुरी वंश के इतिहास में सबसे विस्तृत था और इन्होंने चक्रवर्ती की उपाधि भी ली थी। ठीक है, आगे। मध्य प्रदेश के किस नगर को हम मध्य प्रदेश का वृंदावन कहते हैं? मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन काफी चर्चा में था पिछले टेस्ट सीरीज में, है ना। हो सकता है कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का वृंदावन किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का वृंदावन किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का वृंदावन दतिया को कहा जाता है। किसे? दतिया को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का वृंदावन कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर वृंदा नामक तुलसी के सर्वाधिक पौधे पाए जाते हैं। तुलसी के सर्वाधिक पौधे, ठीक है, तुलसी के सर्वाधिक पौधे पाए जाते हैं। किसके? वृंदा तुलसी के सर्वाधिक पौधे कहां पाए जाते हैं? दतिया में। इसीलिए दतिया को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का वृंदावन। इसके बाद सोनगिरी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। कहां पर? दतिया में। ठीक है, उसके बाद उन्नाव बालाजी का सूर्य मंदिर, ये भी कहां पर है? दतिया में। ये क्या है? एक सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर। उसके बाद चंदेरी अशोकनगर। चंदेरी कहां है? अशोकनगर में। ठीक है, चंदेरी कहां है? अशोकनगर। तो मध्य प्रदेश का वृंदावन, यहां पूर्व में काफी संख्या में तुलसी वृंदा के पौधे पाए जाते थे, इसीलिए दतिया को मध्य प्रदेश का वृंदावन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया है। देखिए, एक हिंद का नेपोलियन और एक हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का वृंदावन। ये दो क्वेश्चंस की वजह से आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख है ना। लेकिन उसको मैं व्यक्त इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इन्हीं क्वेश्चंस में आपको कई सारी चीजें भी एक्स्ट्रा बता दी हैं। तो हम हर एक लेक्चर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो इन विच फोर्ट मराठा पेशवा बाजीराव बॉन्ड, पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव मस्तानी वाले जो बाजीराव हैं, तो पेशवा बाजीराव का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के किस किले में हुआ था? तो वो हुआ था धार के किले में। कहां पर? धार के किले में। इस धार के किले का जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। राजा भोज ने किस नाम से? लील उद्यान गिरी के नाम से, लील उद्यान गिरी के नाम से। लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया? अपने देवगिरी एक्सपेडिशन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। निर्माण राजा भोज ने लील उद्यान गिरी के नाम से, पुनः निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। पुनः निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी फोर्ट में आनंदी बाई ने पेशवा को जन्म दिया। किसे जन्म दिया? पेशवा को जन्म दिया। ठीक है। अब कई बार पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश में पेशवा बाजीराव की समाधि कहां स्थित है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि स्थित है रावड़खेड़ी खरगोन में। रावड़खेड़ी खरगोन। बताएं कितने आंसर्स का, कितने क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो गया आपका? कितने क्वेश्चंस का आंसर हो गया? सबसे पहले पेशवा बाजीराव का जन्म कहां हुआ था? आपसे केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया था। हमने किस किस का जवाब दे दिया? जन्म से लेके समाधि तक का। ये देखो यहां पर समाधि रावड़खेड़ी खरगोन में है। इस धार के किले का निर्माण राजा भोज ने करवाया था लील उद्यान गिरी के नाम से। पूछा जा सकता है पुनः निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इसी किले में आनंदीबाई ने किसे जन्म दिया? पेशवा बाजीराव को। आगे देखेंगे, देखो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का जन्म धार के किले में हुआ। ठीक है। उनकी समाधि खरगोन के रावड़खेड़ी में स्थित है। आगे, हु वॉज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ बघेल डायनेस्टी? बघेल डायनेस्टी का पहला पावर, ये नहीं बोला जा रहा है सबसे पावरफुल रूलर। सबसे पावरफुल रूलर जो अगर हम बोले या जिनके समय पर बघेल डायनेस्टी एकदम जिनीत टॉप पर थी, वो रामचंद्र बघेल हैं। ठीक है। लेकिन पहला पावरफुल शासक कौन था? वो है वीरभान सिंह बघेल, जिन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं की हेल्प की। हुमायूं की मदद, चौसा के युद्ध में जिन्होंने हुमायूं की मदद की थी। ठीक है। तो कौन है? वीरभान सिंह बघेल। उसके बाद वीरभद्र आते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। रामचंद्र देव बघेल आते हैं। इन्हीं के दरबार में तानसेन को राजाश्रय प्राप्त था। बाद में तानसेन को अकबर ने आगरा कोर्ट पर बुला लिया था, तो वो चले गए थे। रामचंद्र ने यहाँ की जो राजधानी है, पहले गहोरा थी, गहोरा से राजधानी हमारे बांधवगढ़ किसने शिफ्ट की? रामचंद्र देव बघेल ने। लेकिन जब बांधवगढ़ पर अकबर ने आक्रमण किया तो बांधवगढ़ से रीवा किसने की? विक्रमादित्य सिंह या विक्रमजीत सिंह बघेल ने। और फिर लास्ट में जब तक हमारे बघेलखंड रियासत को भारतीय यूनियन में नहीं मिलाया गया, तब तक निरंतर रियासत क्या रही? यानी मार्तंड सिंह बघेल तक रियासत क्या बनी रही? कैपिटल रीवा। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ बघेलास की पहली कैपिटल गहोरा चित्रकूट के पास, दूसरी कैपिटल गहोरा से बांधवगढ़ रामचंद्र देव बघेल द्वारा, तीसरी कैपिटल बांधवगढ़ से रीवा विक्रमजीत सिंह बघेल के द्वारा। तो पहला पावरफुल शासक कौन था? पहले पावरफुल शासक थे वीरभान, सबसे पावरफुल रामचंद्र देव बघेल। ठीक। आगे, इन्होंने किसकी मदद की थी? हुमायूं की। इनका शासनकाल बघेल राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ माना जाता है, यानी बघेलों का उत्कर्ष माना जाता है। उसके बाद इन्होंने गहोरा के लोधी शासक को हराकर बघेल की स्थापना की थी। ठीक है। आगे,
Whom did Mughal Emperor Akbar send to Baghel state to invite music maestro Tansen to Agra? अभी मैंने बताया कि इन्हीं के दरबार में, रामचंद्र देव के ही दरबार में कौन रहता था? तानसेन रहते थे। ठीक है, तानसेन रहते थे। और तानसेन को आगरा के कोर्ट पर किसने बुलाया? अकबर ने बुलाया। उसे कौन लेने आया था? तो उसे लेने आया था जलाल खान। कौन? जलाल खान। कौन लेने आया था दोस्तों? जलाल खान। ठीक है, क्लियर है। देखिए, अकबर ने तानसेन को आगरा बुलाने के लिए अपने विश्वस्त दूत जलाल खान कोरची को रीवा भेजा। राजा रामचंद्र को विवश होकर अपने प्रिय संगीतकार तानसेन को मुगल दरबार भेजना पड़ा। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे इसका वास्तविक नाम था। और इन्होंने अकबर और अपने गुरु मोहम्मद गौस के कहने पर अपना नाम बदलकर अता अली खान कर लिया था। क्या कर लिया था? अता अली खान। ठीक है, इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? अकबर। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे, फिर टाइटल तानसेन बाय महाराजा ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर के महाराजा ने इन्हें तानसेन का टाइटल दिया था। ये थे रामचंद्र बघेल के दरबार में, लेकिन ग्वालियर के महाराजा ने इन्हें तानसेन का टाइटल दिया और इन्होंने अपना नाम अकबर और मोहम्मद गौस के कहने पर बदलकर क्या कर लिया? अता अली खान। ठीक है, आगे आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। एंड ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 who was the ruler of Rewa that assisted British army against रानी अवंती बाई of रामगढ़? अवंती बाई की रानी रामगढ़ के विरुद्ध किस बघेल शासक ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी? तो एक ही तो थे जिनका नाम था रघुराज प्रताप सिंह बघेल। जिनका नाम था रघुराज प्रताप सिंह बघेल। इन्होंने ब्रिटिशर्स को सैनिक सोल्जर्स प्रोवाइड किए थे कि इनके विरुद्ध लड़ो। तो इस युद्ध में रानी अवंतीबाई की मृत्यु हुई थी। देखो, 2 युद्ध रानी अवंतीबाई ने अपने जीवन में मेजर लड़े थे। देखिए, सबसे पहले कौन कौन से? एक खैरी का युद्ध, एक देवहरगढ़ का युद्ध। ठीक है, खैरी का युद्ध और देवहरगढ़। खैरी का युद्ध 23 नवंबर 1857 को हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश को हरा दिया। और देवहरगढ़ का युद्ध 20 मार्च 1858 में क्या हो गई? शहीद हो गई। आत्मशहीद बोलना ज्यादा सही होगा। ये भी रानी दुर्गावती के नक्शो कदम पर चलती थी। इन्होंने भी 20 मार्च 1858 में जब अपने आप को अंग्रेजों से घिरा हुआ पाया तो अपने आप को आत्मशहीद कर लिया। तो कौन कौन से 2 युद्ध अवंतीबाई से संबंधित? बैटल ऑफ खैरी मंडला 23 नवंबर 1857 ब्रिटिशर्स को इन्होंने हरा दिया था और 20 मार्च 1858 को देवहरगढ़ के युद्ध में ये स्वयं आत्मशहीद हो गई थी। तो रघुराज प्रताप सिंह बघेल ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ध्यान रखना है, इन्हीं रघुराज प्रताप सिंह बघेल ने गोविंदगढ़ किले का निर्माण करवाया था। रीवा में गोविंदगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण? गोविंदगढ़ किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है, उसके बाद फिर याद रखना है भव सिंह भी थे। ठीक है, इन्होंने रीवा का महामृत्युंजय मंदिर बनवाया था। महामृत्युंजय मंदिर, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है शिवरात्रि पर, बसंत पंचमी पर और मकर संक्रांति पर। महामृत्युंजय मंदिर किसने बनवाया? भव सिंह ने। भव सिंह ने रूपानी शर्मा को क्या दिया था? संरक्षण दिया था, जिन्होंने हौत्र कल्पद्रुम की रचना भी की थी। किन्हें संरक्षण दिया था? रूपानी शर्मा। किसने? भव सिंह ने। जिन्होंने किसकी रचना की? हौत्र कल्पद्रुम की। गुलाब सिंह, उसके बाद विश्वनाथ, उनसे पहले थे विश्वनाथ सिंह, जिन्होंने फर्स्ट मध्य प्रदेश का पहला हिंदी नाटक आनंद रघुनंदन की रचना की थी। किसने? महाराजा विश्वनाथ सिंह बघेल ने। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो दोस्तों, यहां पर हमारे आज के 25 देखो लिखा भी है, रामगढ़ की वीरांगना अवंतीबाई लोधी के विरुद्ध निर्णायक युद्ध में रीवा की सेना ने
अंग्रेजों का साथ दिया। इस वफादारी के बदले अंग्रेजों ने उन्हें सुहागपुर और अमरकंटक का उपजाऊ क्षेत्र लौटा दिया और वो यही क्षेत्र वापस पाना चाहते थे। 2000 से ज्यादा सैनिक इन्होंने ब्रिटिशर्स को दिए थे केवल इन 2 क्षेत्रों को वापस लेने के लिए, यानी कि ये विश्वासघाती थे। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म हुए। आप, मुझे उम्मीद है आज के इस 25 क्वेश्चन आपके लिए 50 क्वेश्चंस के बराबर रहे होंगे, क्योंकि हमने कई सारी एक्स्ट्रा चीजें, कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इन क्वेश्चंस में पढ़े हैं। दोस्तों, आप सभी को न्याय बैच में बने रहना है अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए। मेंस की तैयारी हम थ्योरी लेक्चर्स देखकर और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा मेंस पढ़कर, जिसमें अभी मैं आपको एमपी हिस्ट्री यानी पेपर 1 का यूनिट 2 करा रही हूं। यूनिट 5 हमारा हो चुका है। बहुत शानदार तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है और आंसर राइटिंग में आज से 4 महीने बाद वो हो जाएंगे चैंपियन। ठीक है, तो अगर आपको भी चैंपियन बनना है तो आपको इन्फिनिटी प्लस बैच ज्वाइन करना है। ना केवल मेंस बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बाकी न्याय बैच तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया ही जा रहा है। आप देखें, समझें, चीजों को नोट करें और निरंतर पढ़ते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।